ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे अपन बात करने वाले ग्रेविटेशन के प्रॉब्लम सेशन के बारे में। ठीक है, ग्रेविटेशन के प्रॉब्लम सेशन की ये वीडियो रहेगी। तो सबसे पहली बात कि ग्रेविटेशन की थ्योरी देख के आना भाई, और इससे पहले के सारे चैप्टर्स भी देख के आना, उससे पहले मत चले जाना इस वीडियो में, है ना। तो चलो अपन शुरू करते हैं। तो आपके पास तीन पार्टिकल्स हैं, ए, बी और सी। इसका मास है m, इसका है 2m और इसका है m। हमें फाइंड करना है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है d, इनके बीच में डिस्टेंस है d, और ये जो डिस्टेंस है ये भी d। हमें फाइंड करना है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपल सा खेल है, कुछ है नहीं खतरनाक। मैं एक बार डायग्राम अरे 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 डायग्राम बना के बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा कि देखो एक ये वाला फोर्स लगेगा, ठीक है, एक इस तरफ मैग्नेटिक, एक इस तरफ होगी ग्रेविटेशनल फील्ड, एक इस तरफ होगी और एक इस तरफ होगी। ठीक है, तो ए की वजह से जो फील्ड होगी वो किधर होगी, वो होगी इस तरफ एट एन एंगल ऑफ, ये एंगल बताओ कितना है, ये अगर डी है, ये डी है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये जो फील्ड है ये भी 45 डिग्री पे रहेगी, और यहाँ पे आपकी फील्ड एक और रहेगी। ठीक है, तो ये जो है इसको अगर मैं E1 बोलूं, ठीक है, इसको मैं E2 बोलूं, इसको मैं E3 बोलूं। E3 मतलब ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड को मैं E से यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है, बट ठीक है, सिंबल ही है, तो आप कंफ्यूज ना हो इस चीज को लेकर। सो E1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, G इंटू एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है बताओ, डिस्टेंस कितना है। अब ये डिस्टेंस देखो, ये ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, समझो इस चीज को। ठीक है, ये D, ये D, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा के √2D, डी स्क्वायर प्लस डू स्क्वायर का अंडर स्क्वायर, अंडर रूट पाइथागोरस लगाओगे तो √2D आएगा ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया √2D का होल स्क्वायर। ठीक है, ये E1 की वैल्यू आ गई। E2 की वैल्यू अपन को सिमिलरली निकालनी है। ठीक है, तो E2 की वैल्यू कितनी आएगी, E2 से पहले मैं E3 की वैल्यू बता देता हूं। E3 के अंदर सेम डिस्टेंस है, बस डायरेक्शन अलग है। देखो बिल्कुल सेम ट्रायंगल बनेगा, बस यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, तो भी डिस्टेंस √2D रहेगा। सो E3 की वैल्यू भी इतनी ही होगी, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, इन दोनों का इतना ही रहेगा। E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ बच्चों, G इंटू 2m, डिस्टेंस कितना है, D ही है, ये हो जाएगी आपकी E2 की वैल्यू। ठीक है, अब अपन कंपोनेंट बाजी लगाते हैं थोड़ी बहुत। तो यार यहाँ पे आप ध्यान से समझो कि यहाँ पे अपन सिमेट्री सीखेंगे। ठीक है, ये वाले, इसका ये वाला जो कंपोनेंट है E1 का, ठीक है, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, येलो कलर यूज करते चलो। ठीक है, E1 का ये वाला जो कंपोनेंट है ना इस तरफ, और E3 का ये वाला जो कंपोनेंट है इस तरफ, ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। देखो सिमेट्री की वजह से, क्योंकि देखो वैल्यू सेम है और दोनों 45 डिग्री पे है, तो इस तरफ की एंगल, इस तरफ के एंगल को काटोगे तो बीच में से निकल जाएगा ना एरो। समझ रहे हो, वेक्टर में पढ़ा था ना अपन ने सिमेट्री आर्गुमेंट्स। या ऐसे समझो कि अगर अपन इसको, इस कॉन्फ़िगरेशन को रोटेट कर दें, पूरा घुमा दें 180 डिग्री से, तो भी ये कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहनी चाहिए, बिल्कुल एकदम सेम अरेंजमेंट है। इधर भी है, इधर भी है, बीच में 2m सेम रहेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, यानी कि आपकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो भी सेम रहनी चाहिए। ओके, लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फील्ड का इधर कोई कंपोनेंट होता तो वो उल्टा हो जाना चाहिए था 180 डिग्री रोटेशन पे, लेकिन हमें तो मिल रहा है कि फील्ड सेम है, यानी कि इधर कोई कंपोनेंट होना ही नहीं चाहिए। ओके, और आई थिंक आप पहले भी समझ गए होंगे कि ये दोनों कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। सो बेसिकली आवर आंसर विल बी नथिंग बट E1 cos 45 डिग्री। ठीक है, तो आवर आंसर विल बी व्हाट, E1 cos 45 डिग्री। मैं थोड़ा इसको डिलीशन कर लेता हूं आप लोगों के लिए, ये वाला पोर्शन पूरा हटा देते हैं। अरे अरे 2 मिनट यार, है ना, ये वाला पोर्शन पूरा डिलीट करो। हाँ भाई, ठीक है, सो आवर आंसर फाइनल क्या हो गया, E1, अरे 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 ये, हाँ, क्या हो जाएगा आंसर का फाइनल, E1 cos 45 डिग्री प्लस E3 cos 45 डिग्री प्लस E2 माइनस जे कैप। ठीक है, इसको अगर अपन जे कैप मान रहे हैं, तो ऊपर जे है ना, ऊपर वाई, तो और ये नीचे की तरफ है, तो नीचे माइनस जे कैप लगा दो। अब आप वैल्यू डाल सकते हो, तो आंसर डालोगे तो कितनी आएगी आंसर, ये देखो, ये आ जाएगा आपका G m/d स्क्वायर को, तो अपन कॉमन ले लेते हैं। इधर से क्या आएगा आपका 4, ऊपर 2 आ जाएगा। इधर से देखो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, तो ये 1/2√2 और ये भी 1/2√2, तो 1/√2 ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन में मैं घुस नहीं रहा हूँ, आंसर में लेके आ गया। तो की इनसाइड क्या क्या थे, की इनसाइड क्या क्या थे अपन देखते हैं। की इनसाइड में ये थे कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीपल सोर्सेज से कंसीडर करनी हो ना, तो फिर टेक एवरीवन्स फील्ड इंडिविजुअली। ठीक है, एवरीवन्स फील्ड इंडिविजुअली एंड डू वेक्टर सम।
ठीक है, जिसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोला जाता है। ओके, सेकंड की इंसाइट ये था यूज सिमेट्री। ऐसे क्वेश्चन में सिमेट्री यूज करने से कई बार क्वेश्चन सरल हो जाता है, वरना अपन क्या करते हैं, पूरा इधर वेक्टर लेते, फिर यहाँ पे कोसाइन रूल लगाते, फिर यहाँ पे वापस कोसाइन रूल लगाते, या फिर कंपोनेंट में ब्रेक करते। उससे काफी ज्यादा आसान हो गया कि यार अपन ने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया कि ये और ये सेम है और ये कट हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमने नीचे वाले कंपोनेंट्स ही ऐड कर लिए, तो इससे क्या क्वेश्चन आसान हो गया। अब ये क्वेश्चन जेईई मेन में इजीली आ सकता है, और जेईई मेन में बच्चे इसमें 3 मिनट लगा देंगे, जबकि क्वेश्चन 1.5 मिनट का ही है। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर सब निकालने बैठ जाएंगे। ठीक है, तो सिमेट्री वगैरह से समय बचता है और इससे जेईई मेन के अंदर नंबर आते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला इनसाइट, पहला क्वेश्चन करा दिया मैंने ग्रेविटेशन का। ठीक, तो यार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, क्या लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला देखते हैं अपन। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि आपके पास 2 शेल हैं। ये शेल वाले क्वेश्चन देखो दबा के आएंगे, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, आपके पास 2 शेल है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, सॉरी यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है बीच में, ये वाला जो है यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, और बाहर एक शेल है, इसका रेडियस है a, ये a रेडियस का है। ठीक है, और ये जो बाहर वाला है ना, ये 2a रेडियस का है। ठीक है, और ये थिन स्फेरिकल शेल है, तो ये भी मास m का है, ये एक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस a, और ये मास m का है, बाहर वाला शेल भी, और इट इज ऑफ रेडियस 2a, थिन शेल है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करनी है एट 3/2a यहाँ पे, और एक 5/2a यहाँ पे। ठीक है, डिस्टेंस 3/2 फ्रॉम सेंटर, मतलब कि सॉलिड स्फीयर के बाहर बट शेल के अंदर, और एक और में 5/2a, यानी कि सॉलिड शेल से भी बाहर। अब यहां पे अपन को थोड़ी रटम विद्या लगानी पड़ेगी। मैंने आपको याद हो तो कुछ बातें बताई थी थोड़े दिन पहले कि एक ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट अगर आपके पास है, कोई शेल है या फिर कोई स्फीयर है, ठीक है, तो आपको उसके अंदर देखो, एक शेल की वजह से अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो गया। अगर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थिन स्फेरिकल शेल है, तो यहाँ पे अंदर आप कोई सा भी पॉइंट लोगे उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी। इस पर हम बात कर चुके हैं, ये आपको याद रखना है, इसको शेल थ्योरम कहा जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ कैसे निकालेंगे कि ये वाला जो शेल है बाहर वाला, ये अगर अपन इसकी बात करें बाहर वाले शेल की और अंदर वाले को भूल जाएं, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये शेल के अंदर है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू आउटर कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, समझे आप? इतना समझे ना। अब बात करते हैं इनर वाले की वजह से, स्फीयर की वजह से। तो एक और मैंने आपको बताई थी थ्योरम कि अगर अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है जो स्फेरिकल और यूनिफॉर्म रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब उसकी जो डेंसिटी है वो एक पर्टिकुलर रेडियस डिस्टेंस पे सेम रहती है, मतलब रेडियली वेरी करती है, तो हम अगर उसके बाहर किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इस पूरे स्फीयर का जो मास है वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इसके बीच में एकदम। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि ये जो सॉलिड, मैंने बताया था यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है ये बीच वाला, so we can assume that this sphere is located only at its center। इसके सेंटर पे एक मास m है, और हमें कहाँ डिस्टेंस पे, और हमें 3/2a पे डिस्टेंस पे ये ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। तो अब क्वेश्चन आसान हो गया कि नहीं हो गया? ई इनर कितना हो जाएगा बताओ? gm1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो g कैपिटल M अपॉन 3/2a का स्क्वायर, ये आ गया आंसर आपका 4/9 gm/a स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया आपकी एक चीज। अब अपन देखते हैं यार कि चलो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन आसान था। अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर ई इनर तो रहेगा सेम ही फंडे से आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर सेम ही फंडे से आएगा। ये आपका इनर वाला स्फीयर हो गया या आउटर वाला शेल हो गया, और यहाँ पे आपका पॉइंट है 5/2a डिस्टेंस पे फ्रॉम सेंटर। ठीक, तो अब यहाँ पे जो आपकी इनर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, मैं इतनी सारी फील्डों में कंफ्यूज कर रहा हूँ आप लोगों को। ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी फील्ड बोलूँ इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड की बात हो रही है। ठीक है, तो इनर वाले की वजह से इस 5/2a डिस्टेंस पर क्या ग्रेविटेशनल फील्ड होगी? क्या होगी? ई इनर की वैल्यू gm अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि स्फेरिकल ये स्फीयर के, सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर के बाहर एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, इसमें तो कोई फंडा ही नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? 4/25, हाँ 4/25 gm/a स्क्वायर। और ई आउटर शेल क्या हो जाएगा? शेल के केस में भी याद करो शेल के केस में क्या बताया था कि उस केस में भी आप इसको अगर आउटसाइड पॉइंट कंसीडर कर रहे हो, इसको कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर मान सकते हो। ये था शेल थ्योरम।
मैं थोड़ी देर में इसके बारे में कुछ और बातें भी बताऊंगा, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर का स्क्वायर, वो कितना है 5/2 है, तो ये भी सेम आ गया। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया, ये 8/25 gm/a²। तो ई फाइनल कितना हो जाएगा उस पॉइंट पे, मैग्नीट्यूड की बात करें, बाकी रेडियली आउटवर्ड्स होगा, सॉरी इनवर्ड्स होगा, वो तो आप देख ही सकते हो। तो gm/25a² × 8, ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ पे की इंसाइट अपन ने क्या क्या देखे कि एक स्फेरिकल शेल जो है, स्फेरिकल शेल जो है, अगर उसके इनसाइड अगर कोई हम पॉइंट लेते हैं, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके कहीं पे कोई और डेंसिटी है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होना चाहिए मास। तो इनसाइड E = 0 हो जाएगा, इनसाइड आपका ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन एक और चीज ये देखी कि अगर आपके पास कोई और स्फेरिकल शेल है, तो आउटसाइड अगर आप कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे हो, देन यू कैन कंसीडर द शेल टू बी अ पॉइंट कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है, क्योंकि जैसे हमको यहाँ पे एक मास m का स्फेरिकल शेल है और यहाँ पे एक और पॉइंट है, मतलब एक कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो अपन को वरना इन सब पॉइंट्स ऑन द स्फेरिकल शेल से कंसीडर करना पड़ता ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। तो इसीलिए न्यूटन भाई साहब ने कैलकुलेट कर लिया कि इसको अगर अपन एक पॉइंट से रिप्लेस कर दे विच इज एट इट्स सेंटर, तो इजीली कैलकुलेशन हो जाती है, क्योंकि फिर ये ग्रेविटेशनल प्रॉब्लम सिंपल बन जाती है। ठीक है, इसी को इस्तेमाल करते हुए हम आगे और चीजें डिराइव करी हमने। इसको इस्तेमाल करके हमें एक चीज और पता चले कि अगर हमारे पास एक ऐसा शेल है, सॉरी एक ऐसा स्फेयर है जिसकी जो डेंसिटी है वो डिपेंड करती है ओनली ऑन इट्स रेडियस, रेडियस का स्क्वायर हो, रेडियस का क्यूब हो, रेडियस का रूट हो, बस। ठीक है, मतलब बस रेडियस पे डिपेंड कर रही है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही है डायमेंशन ऑफ द स्फीयर। मतलब अब डायमेंशन ऑफ द स्फीयर, जैसे अब क्या होता है, जैसे अपन एक स्फीयर लेते हैं ना, तो उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, जिन लोगों को पता होगा कि एक रेडियस होता है, जैसे अपन को कोई स्फीयर पे जैसे अपन कोई पॉइंट ले रहे हैं, तो जैसे अपन यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, तो इसको अपन 3 तरीके से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। एक होता है इसका रेडियस, एक होता है इसका एजीमुथल एंगल, ठीक है, और एक होता है इसका होराइजन के साथ एंगल। तो इस तरह के 3 r, थीटा और फाई, ये 3 एंगल किसी भी पॉइंट को कैरेक्टराइज करते हैं इन 3D स्फेरिकल ज्योमेट्री। ये चीज वैसे आउट ऑफ द सिलेबस है, मैं फालतू की बकवास कर रहा हूँ, किसको जानना हो तो ये समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि यार वो जो आपका जो पॉइंट है उसका थीटा और फाई पे कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक अगर आप पर्टिकुलर रेडियस पकड़ लो, जैसे ये आपका स्फीयर है, ठीक है, ये आपका स्फीयर है, 3D में सोचना थोड़ा, ठीक है, ये आपका अगर स्फीयर है, तो इसमें अगर मैं इस रेडियस पे कोई सा भी पॉइंट लेता हूं ना, 3D पे सेम रेडियस की, r की वैल्यू मैंने 5 मीटर फिक्स करी, तो उस पे सेम डेंसिटी रहे, ऐसा अगर हो गया तो हम यहाँ पे एक और चीज भी कर सकते हैं कि अगर इस इस रेडियली वेरिंग डेंसिटी वाले स्फीयर के केस में अगर यहाँ पे इनसाइड कोई पॉइंट है ना, तो हम इसके अंदर जितना मास है ना यहाँ तक, उसके बाहर इसको अज्यूम कर लेंगे और यहाँ पे अपन क्या फंडा मान लेंगे कि बीच में एक मास m है और ये इन दोनों के बीच इंटरेक्शन हो रही है, और इसके बाहर वाला जितना भी पोर्शन है वो पूरा खाली, उसको माना जाएगा कि उसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। ये समझो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने जैसे कोई इनसाइड स्फीयर कंसीडर किया एक रेडियली वेरिंग वाली, जिसकी मैं बात करूँ ना कि जिसकी डेंसिटी केवल रेडियस पे डिपेंड कर रही है, तो इसको अपन छोटे छोटे से ऐसे शेल्स में बांट सकते हैं। देखो ये छोटे छोटे शेल्स बन गए ऑनियन रिंग की तरह। तो इन सारे शेल्स पे अपन ने क्या किया, वो वाली थ्योरम लगा दी, शेल थ्योरम। ठीक है, तो अब अपनी ओरिजिनल रेडियस कितनी थी, ये वाली। ठीक है, अपनी ओरिजिनल रेडियस को मैं थोड़ा अच्छे से मार्क कर देता हूँ, जैसे ये अपनी ओरिजिनल रेडियस थी, तो इसके अंदर वाले जो भी शेल्स है ना, उसके बाहर ये पॉइंट लाया कर रहा है। ठीक है, तो इन सारे शेल्स की वजह से अपन कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर मान लो इन सभी शेल्स का मास। तो उस लॉजिक से अपन ने कह दिया कि यार ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे अपन मान लेंगे कि अंदर वाला जितना भी स्फीयर का मास है वो मास सेंटर पे स्थित है, और बाकी बाहर वाले जो भी शेल्स है वो तो आउटसाइड ऑफ द पॉइंट है, तो इसलिए हम इनका ग्रेविटेशनल कुछ मानते ही नहीं है कंट्रीब्यूशन। तो एंड ऑफ द डे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, सच दैट उसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी केवल रेडियस पे डिपेंड करती है, किसी भी वे में, रूट हो, लॉग आर हो, कुछ भी हो, आर पे डिपेंड कर रही है। मतलब एक रेडियस अगर आपने 5 मीटर की पकड़ ली तो वहां पे सेम ही रो रहेगा। अगर ऐसी प्रॉपर्टी है तो आप उस पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल कुछ भी निकालना हो तो क्या कर सकते हो, ये जो अंदर वाला स्फीयर है उसको आप सेंटर पे अज्यूम मान लो कि उसके अंदर वाला जितना भी पोर्शन है ना, उस पॉइंट तक वो सेंटर पे स्थित है, उसका मास कैलकुलेट करके कैलकुलेशन कर लो, और बाहर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू तुम्हें और बता देता हूं। सो लेट्स से वी हैव अ स्फीयर, एक स्फीयर है, ठीक है, सच दैट इसकी जो डेंसिटी है एट एनी पॉइंट वेरीज एज kr⁴ मतलब कि इसका अगर आप पॉइंट 1 मीटर पे लेते हो तो उसकी डेंसिटी k हो जाएगी,
अगर आप 2 मीटर पे लेते तो 4k हो जाएगी। समझ लो क्या कह रहा हूँ, मेरा मतलब ये, ठीक है। तो ऐसे स्फीयर के हमें निकाल लिया कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिस्टेंस r/2, ठीक है। तो अब बताओ r/2 की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला और हमें दिया हुआ है कि ये जो आपका स्फीयर है इसका मास है m, ठीक, समझ में आया। तो अब आप लोग समझो कि मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले कि अगर आपको कोई पॉइंट इनसाइड अ स्फीयर दिया गया जिसकी डेंसिटी रेडियली वेरी कर रही है, यहाँ पे देखो रेडियली वेरी कर रही है और किस चीज पे डिपेंड कर रही है, तो कांस्टेंट है, तो केवल रेडियस पे डिपेंड कर रही है, तो यस अजम्पशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो अब अपन यहां तक का जो मास है, ये जो अंदर वाला मास है, इसको कैलकुलेट करेंगे और अपन ये मानेंगे कि ये वाला जो मास है ये एक पॉइंट पे स्थित है विच इज एट सेंटर, और फिर अपन उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन निकाल लेंगे, और ये जो बाहर वाली चीज है इसको अपन इग्नोर करेंगे, क्यों, क्योंकि आउटसाइड ऑफ द पॉइंट कंसीडर्ड है, r/2 पे फाइंड करनी थी, ठीक है। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं, तो अपन निकालते हैं अंदर वाला मास। तो आप पहले अपन को क्या करना होगा, अंदर वाले मास के लिए अपन को मास और रेडियस का रिलेशनशिप फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो अपन ये देखते हैं मास क्या होगा आपका, मास ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू नथिंग बट, आपने एक शेल बना ली r रेडियस की, ठीक है, और उसको dr तक एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। तो ये ऐसा समझो कि अगर आपके पास एक जैसे ये आपका ओरिजिनल स्फीयर था ये बाहर वाला, आपने इसके अंदर एक छोटा सा शेल कंसीडर किया, ठीक है। शेल कंसीडर किया, जैसे एग नहीं होता है, एग का शेल होता है, वैसे एक शेल कंसीडर किया जिसका रेडियस r है और इसका जो थिकनेस है वो dr है। तो बताओ इस शेल की वॉल्यूम कितनी होगी, वो हो जाएगी आपकी 4πr² dr। ये मैंने हालांकि बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है लेक्चर्स में, बट फिर भी किसी को नहीं पता, तो इसका लॉजिक ये है कि स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब शेल का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr² होता है। ये 9th क्लास में पढ़ा था, नहीं पढ़ा यार तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, वो तो पता होना चाहिए ना 9th 10th की चीजें। तो 4πr² इज द सरफेस एरिया ऑफ अ शेल। अब अपन ने इस सरफेस एरिया को dr वॉल्यूम तक बढ़ा दिया, तो अगर अपने पास वॉल्यूम निकाले तो क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो एरिया कितना था ये, और हाइट इसकी है dr। मुझे पता है तुम लोग में से कुछ बोलोगे कि अरे ऐसे कैसे लगा दिया, वो तो ट्यूब पे लगता है, स्फीयर कैसे लगा दिया, बट वो लग जाता है। अब आपको समझाना वो चीज 12th लेवल पे थोड़ा सा टिपिकल होता है, कई लोगों को समझ में भी नहीं आता, तो यहाँ पे अपन मान लेंगे, और जो लोग समझदार थे वो लोग शायद ऑलरेडी समझ चुके हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। कि हमने इसी वॉल्यूम, इसी एरिया को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया ना dr से, तो अपन ये इसकी वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो अपन अगर इस वॉल्यूम को इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टिल द एंड पॉइंट, ठीक है, तो हमें आंसर मिल जाएगा ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज मास, ठीक है। तो अगर अपन ये चीज को इंटीग्रेट कर दे 0 से r तक, तो कैपिटल M आ जाना चाहिए, तो कर डालो। तो m इक्वल टू 4πr², अब रो कितना था kr², dr का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूं आपके लिए क्लियर काम, ठीक। अब अपन को इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो ये 4πk बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा r⁴ dr फ्रॉम 0 टू r। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो कितनी आ जाएगी बताओ, 4πk r⁴ का इंटीग्रेशन कितना होगा, r⁵/5/5, ठीक है, और ये कटकुटा के इतना आ जाएगा। तो वी ऑब्टेन दैट k इज इक्वल टू व्हाट, 5m/4πr⁵, ठीक है। k की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब नीचे वाला भी मैं डिलीट करता हूं। अब हमको फाइंड करना था कि यार डिस्टेंस r/2, सॉरी डिस्टेंस r/2 पे क्या आपकी वो है, हाँ, सो हमें फाइंड करना था कि डिस्टेंस r/2 पे कितनी आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड है। सो इट विल बी नथिंग बट मास टिल रेडियस r/2 अपॉन r/2 होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना क्या बोला मैंने कि पॉइंट अगर अपन इसका मास निकाल के इसको एक पॉइंट पे फोकस्ड मान ले, तो वो उसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन निकालने काम आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है, r/2 डिस्टेंस है, तो ये r/2 g और मास टिल ये। अब ये मास निकालना एक चैलेंज है, तो उसके लिए हमने k निकाला था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मास टिल रेडियस r/2 4πr² dr इंटू रो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था फ्रॉम 0 टू r/2 इस बार, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा m r/2 की वैल्यू, मतलब मास टिल रेडियस r/2। ये हटाओ ये सब, ठीक। तो अब निकालते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। तो 4πk वापस यहाँ पे r⁴ की जगह r⁵ और 4 चला जाएगा, ये dr फ्रॉम 0 टू r/2, इसकी वैल्यू निकालो तो कितनी हो जाएगी, 4πk r⁵ और 2⁵ भी आ जाएगा यहाँ पे, तो 32 इंटू 5, तो ये 4 कट आ जाएगा, तो πk r⁵/40,
ये हो जाएगा आपका मास टिल रेडियस r बाय 2। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, इसके अंदर वैल्यू डालो g इंटू m, m कितना है 5k r पावर 5 अपॉन 40 और यहाँ पे r स्क्वायर बाय 4, तो ये 10 कट जाएगा। तो फाइनल आंसर का कितना आ जाएगा, छोटा सा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मेसी हो गया है, नो सॉरी अबाउट दैट। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वगैरह कुछ हो गया तो आप देख लेना, बट मुझे ओवरऑल डेमोस्ट्रेट करना था कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि यार अगर आपके पास एक ऐसा शेल है जिसकी जो डेंसिटी है, एक ऐसा स्फीयर है आपके पास जिसकी जो डेंसिटी है वो रेडियस के साथ वेरी कर रही है ओनली, जैसे अभी था ना k टू पावर r स्क्वायर या r क्यूब या r पावर 1/2 या -2 जैसा भी है, तो आप उस पॉइंट तक के जो मास है उसकी वजह से ग्रेविटेशन डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो यूजिंग द फॉर्मूला gm/r², where r is the distance between the center of the sphere and the point of calculation, बस, और बाहर वाले को इग्नोर कर दो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे जेईई एडवांस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन था वैसे, तो ये चीज आप प्लीज समझिए, ओके। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई बहुत खतरनाक चीज है। मैं आपको थोड़ा बहुत केप्लर्स के बारे में थोड़ा बहुत भली बता सकता हूँ, ठीक है। तो अपन कुछ ऐसा मान लेते हैं कि अपने पास 2 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हालांकि मेरे पास और भी क्वेश्चन है, मैं बता दूंगा। अगला 2 सैटेलाइट है S1 एंड S2, वो एक प्लैनेट के अराउंड कोप्लेनर सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स में जा रहे सेम सेंस में, मतलब ये आपका प्लैनेट है कोई P, इसके चारों ओर आपके 2 सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, ठीक है। एक है आपका S1, एक है S2, ठीक है। सेम ऑर्बिट के अंदर ये सेम प्लेन के अंदर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। इसका पीरियड जो है वो है आपका कितना 2 आवर्स, और इसका जो पीरियड है, पीरियड वो कितना होता है, पीरियड में घूमने का पीरियड वो है आपका कितना 16 आवर्स, ठीक है। रेडियस ऑफ S1 जो है वो 10 टू द पावर 4 किलोमीटर दिया हुआ है, 10 टू द पावर 4 किलोमीटर है रेडियस S1 का, इसका पीरियड 2 आवर्स है, S2 का पीरियड 16 आवर्स है, ठीक है। तो S1 और S2 जब क्लोजेस्ट होंगे, क्लोजेस्ट का मतलब एकदम ऐसे पास में, ठीक है। फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ S2 एज ऑब्जर्व्ड बाय एस्ट्रोनॉट इन S1, मतलब S2 की एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है फ्रॉम रिस्पेक्ट टू S1, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारी चीजें कंबाइन हुई थी, क्वेश्चन थोड़ा टंगा हो गया। तो सबसे पहले यार अपन यहाँ पे केप्लर्स लॉ की बात करते हैं। केप्लर्स लॉ क्या बोलता है, याद करो, t² इज प्रोपोर्शनल टू r³, तो यानी कि t1 बाय स्क्वायर बाय r1 क्यूब इक्वल टू t2 स्क्वायर बाय r2 क्यूब, यानी कि 2 आवर्स का स्क्वायर अपॉन 10⁴ का क्यूब इक्वल टू t2 यानी कि 16 आवर्स का स्क्वायर अपॉन r2 का क्यूब, यानी कि r2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 इंटू 10⁴ किलोमीटर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है, 2 इंटू 10⁴ किलोमीटर अपनी हो जाएगी R2 की वैल्यू। ये मैं डिलीट कर देता हूँ फालतू की चीजें जितनी भी हैं, ये वाला हटाओ, ठीक है। तो अपन कलर चेंज करके थोड़ा बताते हैं आपको। अब हमें फाइंड करना है कि चलो यार हमें ये पता चल गया कि इन दोनों के बीच में रेडियल डिस्टेंस कितना है, हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो यार यहाँ पे आप ये समझो कि इसकी ω1 मतलब इसकी जो स्पीड ω1 कितनी है, ठीक है। आपको अगर ω1 निकालनी है ना, वो कितनी आपकी स्पीड है, अगर अपन उसकी बात करें, जैसे ये दोनों जा रहे हैं ना स्पीड पे, सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू ओमेगा रिलेटिव की अगर अपन बात करें ना, वो कितनी हो जाएगी, जैसे इसकी स्पीड v2 है और v1 है, क्योंकि ये क्लोजेस्ट पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहे हैं अपन, ठीक है। क्लोजेस्ट पॉइंट मतलब एकदम ऑर्बिट ऐसा होगा इनका, ठीक है, मतलब एकदम दोनों अलाइंड है। अगर ये यहाँ पे होगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगा ना, ये यहाँ पे होगा, तो ये दोनों जब एक ही लाइन पे ऐसे होंगे ना, तब इनके बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगा, जो हमें क्वेश्चन में पूछा भी है। तो ये ओमेगा रिलेटिव कितना हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन ये डिस्टेंस r12 की वैल्यू हमें पता चल गई फॉर्चुनेटली, क्योंकि R1 और R2 की वैल्यू हमें पता चली है, ठीक है। तो हमें v2 माइनस v1 अब किसी तरह से निकालना है, ठीक है। तो चलो निकालने की कोशिश करते हैं। तो अपन ने ये देखा कि v2 की वैल्यू कितनी होगी, बताओ v2 की वैल्यू कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2 पाई r डिस्टेंस है, तो t1 हमें पता है, ठीक है। 2 पाई r2 अपॉन 2t2 माइनस 2 पाई r1 अपॉन t1, मतलब v2 माइनस v1 अपॉन करें अपॉन, अब R2 की वैल्यू कितनी थी, इतनी, R1 की वैल्यू 10⁴ थी, यानी डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रही है आपको। तो 2 पाई अपॉन 10⁴ यहाँ पे किलोमीटर्स, R2 अपॉन T2 करते हैं अब अपन।
R2 कितना था आपका, R2 था 2 × 10⁴ अपॉन T2 कितना है 16, और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा डिलीट करने दो, ठीक है। और R1 कितना है आपका 10⁴ किलोमीटर्स, T1 कितना है बताओ, बताया यहाँ पे 2 आवर्स, 10⁴ से 10⁴ गया, और यहाँ पे क्या बचा आपका ऊपर 2, ठीक है, मैंने शायद आपकी कैलकुलेशन नेगेटिव आंसर आ जाएगा बट दैट इज फाइन। तो ये आ जाएगा आपका लगभग 2 पाई इंटू, यहाँ पे 4 आएगा, मतलब यहाँ पे 16, यहाँ पे 8/16 है, तो 6/16, ठीक है। इसको काटोगे आप तो ये 8, ये 4, तो -3π/4 रेडियन पर आवर आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इसका क्या मतलब था कि ये जो V1 S1 है ये आपकी ज्यादा फास्ट जा रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये जो किया कि V2 ज्यादा फास्ट जा रहा है, इसे मैंने V2 पहले लिखा, ठीक है। तो असल में V1 या जो S1 है वो आपका तेजी से जा रहा है, और इन दोनों के बीच में रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी इतनी है। अब मुझे पता है मुझे कई लोग कंफ्यूज हो गए, काफी सारे कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ। देखो, तो स्टेप क्या थे, अपन को इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दिया हुआ था, अपन को R1 दिया हुआ था, अपन को T1 और T2 दिए हुए थे, ठीक है। तो ऐसा कभी भी ग्रेविटेशनल क्वेश्चन में आ जाए और ऑर्बिट चल रहे प्लेनेट के, तो आपको केप्लर्स लॉ यूज करना है कि T² प्रोपोर्शनल टू R3। तो इससे अपन को R2 की वैल्यू मिल गई। अब R2 की वैल्यू आ गई, फिर अपन को पूछा गया था क्वेश्चन में कि इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी, सॉरी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। उसके लिए अपन ने क्या किया, V2 - V1/r12 फॉर्मूला लगा दिया। समझ में आ रहा है, यही तो होता है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। नहीं पता है तो यार आप रोटेशन में जाके देख सकते हो, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, मतलब कि जो स्पीड है उसको सब्ट्रैक्ट कर लो और डिवाइड बाय r कर लो, ठीक। समझ में आ रहा है ना आपको ये चीज, है ना। तो अब अपन ने ये चीज करी, फिर अपन ने ये चीज जब सब्ट्रैक्शन करी, ठीक है, तो अपने पास V2 की वैल्यू कितनी होगी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है S2 2 पाई R2, क्योंकि ये पूरा जा रहा है, कितनी देर में जा रहा है T2 में, T2 में दिया हुआ है, T1 भी दिया हुआ है, ये कैलकुलेशन कर डाली, आंसर आ गया, खत्म बात, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ भी नहीं करना था आपको, तो केप्लर लॉ यूज करना था, फिर आपको रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की हल्की सी डेफिनेशन यूज करनी थी, ठीक है, और कुछ भी खास नहीं था इसके अंदर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यार ये क्वेश्चंस जो है इनके अंदर अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है फिर तो आप कर सकते हो, कि ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।